आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत वंदन। हिंदी ग्रामर में बहुत से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। जैसे कि आज हम जिस टॉपिक की बात करें उसका नाम है काव्य। जैसे हम हिंदी ग्रामर में अलंकार पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक टॉपिक है काव्य। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही आपके काव्य कंप्लीट हो जाएंगे। खासकर बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, तो 9th से 12th तक क्लास के बच्चे इसको आसानी से आप देख सकते हैं और आप देख करके आसानी से इसके जो नोट्स है वो आप बना सकते हैं। तो सीधी शुरुआत करते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, ना यहाँ की ना वहाँ की, बात सिर्फ पढ़ाई की। तो काव्य, काव्य की परिभाषा देखिए। काव्य क्या है? एक आचार्य हुए हैं विश्वनाथ और एक पंडित हुए हैं जगन्नाथ। दोनों की डेफिनेशन आपको याद करनी है। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी एक का नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आप डेफिनेशन लिखिए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, परंतु अगर नाम आ गया तो फिर आप वही लिखोगे जिसकी वो बोर्ड वाले कहेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य का अर्थ होता है जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, कविता है, इन सबको काव्य कहा जाता है। जैसे हम कहानी, कविता आदि पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कुछ न कुछ हमें आनंद मिलता है, रस मिलता है। तो यदि कोई वाक्य में रस आ जाए तो वही तो काव्य होता है। जब तक किसी चीज में रस ना मिले तो क्यों सुनोगे भाई आप उसको। ऐसे ही रस युक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन। रमणीय मतलब एकदम किसी चीज में खो जाना, आनंदित हो जाना, उसको बोलते हैं रमणीय। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। काव्य के भेद कितने हैं? दो हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब जो पहला वाला है श्रव्य काव्य, इसके भी दो प्रकार हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो प्रकार हैं। देखिए, कोई भी पेपर में आ सकता है, तीनों जो दो प्रकार हैं उनके भी टाइप्स है। तो पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है भाई। 3 नंबर में ये टॉपिक आएगा बोर्ड एग्जाम में। 2+1 का फॉर्मूला रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्ट। तो प्रबंध काव्य दो प्रकार का होता है, खंड महाकाव्य, खंड काव्य, और जो श्रव्य काव्य का दूसरा प्रकार है मुक्तक काव्य। ये भी दो प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पहले, अब दूसरे जो है दृश्य काव्य, इसके भी दो प्रकार के, नाटक और एकांकी। पहले अपन पढ़ लेते हैं श्रव्य काव्य। जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर आनंद को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर आनंद को प्राप्त किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि, ये सब जो काव्य हैं ये श्रव्य काव्य है। जो 16 विधाएं हैं सब काव्य के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता है। जो आपका स्टेज है वहां पे नहीं दिखा सकते भाई कविता को, उपन्यास को। इसके भी दो प्रकार हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य को देखकर आनंद की प्राप्ति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जिसे सुनकर या पढ़कर आनंद मिलता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जिसे देखकर आनंद आता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। नाम ही उसका है दृश्य। इसके अंदर नाटक, एकांकी, प्रहसन यानी कि हास्य नाटक
आदि दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। अब दोनों में डिफरेंस आएगा तो देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 2 आराम से आप लिख सकते हैं, कोई भी 2। फर्स्ट बार लिख देना कि जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर आनंद को प्राप्त किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जिस काव्य को देखकर आनंद की प्राप्ति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसमें कविता, उपन्यास, कहानी आता है, इसमें नाटक, एकांकी आता है। इसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं कर सकते, रंगमंच पर नहीं दिखा सकते, इसको रंगमंच पर अभिनीत कर सकते हैं। तो दोनों में, तीनों में डिफरेंस हमने आपको बता दी, बहुत शानदार तरीके से, सरल तरीके से डिफरेंस आपको अगर आते हैं तो आप ऊपर अप डाउन करके भी लिख सकते हो और आप लेफ्ट राइट करके भी आप लिख सकते हो। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य को दोनों में डिवाइड कर लेना और लेफ्ट राइट करके आप राइट कर सकते हैं, या फिर अप डाउन करके भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही निकलेंगे आपके। अब पहले बात कर लेते हैं श्रव्य काव्य की। जो डेफिनेशन हो गई ना, तो उसके हम टाइप की बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ये 2 प्रकार, इसके 2 टाइप्स हैं इसके। तो जो फर्स्ट वाला है ना प्रबंध काव्य, इसके जो हमने पॉइंट लिखे हैं ये भी आप लेफ्ट राइट करके आप लिख सकते हैं या आप डाउन करके लिख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रबंध काव्य और नीचे रेड कलर से है मुक्तक काव्य। तो आप अगर डिफरेंस आता है तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और आप चाहो तो कॉलम बना के यानी कि लेफ्ट राइट करके भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही निकलेंगे आपके, दोनों प्रकार का पैटर्न सही रहेगा। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, ठीक है, और मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। दोनों का आप 1-1 पढ़ते जाइए तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। जो 2 नंबर का लिखा है प्रबंध काव्य में, प्रबंध काव्य में जो कथा होती है वो श्रृंखलाबद्ध होती है। अगर आपको यही नहीं लिखना है तो उसी का आगे वाला लिख सकते हैं आप कि प्रबंध काव्य में कथा का क्रम होना अनिवार्य है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा का कोई क्रम नहीं होता है। ये आप जो है ना प्रबंध काव्य का 2 पॉइंट पढ़िए, फिर आप मुक्तक काव्य का 2 पॉइंट पढ़िए, फिर आप प्रबंध काव्य का 3rd पॉइंट पढ़िए, फिर आप इसका मुक्तक काव्य का 3rd पॉइंट पढ़िए। प्रबंध काव्य में अनेक रस होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में एक रस की प्रधानता होती है, या एक ही रस होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रबंध काव्य के 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। 100% महाकाव्य खंड काव्य ज्यादातर आता है, लेकिन भाई बोर्ड है उसका कोई भरोसा नहीं है क्या दे दे आपको। तो आप पूरा काव्य का टॉपिक समझिए और आसानी से पढ़िए। और हम पेंसिल का यूज तो करते हैं, पर जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है तब पेंसिल शो नहीं करती, तो पता नहीं क्या इसका मसला है, वो हमें पता नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, जो प्रबंध काव्य है वो महाकाव्य और खंड काव्य, इसके 2 टाइप्स हैं, जबकि मुक्तक काव्य के भी 2 प्रकार है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कमला, ये प्रबंध काव्य है। अगर आप भूल जाओ तो कमला पसंद गुटका याद रख लेना, कमला पसंद नहीं लिखना है, प्रबंध लिखना है आपको, जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। और मुक्तक काव्य मुक्तक काव्य क्या है, इसमें बिहारी जी हुए हैं जिन्होंने बिहारी सस्या लिखी है, और सूरदास का सूर सागर, ये मुक्तक काव्य है। अब इसके जो प्रबंध काव्य के जो 2 टाइप है, महाकाव्य और खंड काव्य, पहले हम इसको पढ़ेंगे। और मुक्तक काव्य के जो टाइप्स हैं 2, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे प्रबंध काव्य के जो 2 टाइप्स है ना, महाकाव्य और खंड काव्य, जो 99% आने की पूरी संभावना इसकी होती है। दोनों में बहुत आसान अंतर है, एक ही जगह पे दोनों को हमने रख दिया ताकि आपको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से देखो, अंतर उधर आ जाए तो 3 लिख के आने, हमने आपको 8 अंतर दे दी। तो जो आपको 3 याद हो जाए, चाहे क्वार्टरली में आए क्वेश्चन, चाहे हाफ ईयरली में आए, चाहे प्री बोर्ड में आए और चाहे आपका एनुअल में आए, तो आप कोई भी 3 अंतर लिख लेना। लेकिन अगर हमारी तरफ से पूछेंगे कौन से 3 लिखना है, तो चलो हम बता देंगे कौन आप 3 लिख सकते हैं। महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उसको बोलते हैं खंड काव्य। खंड मतलब छोटा, महाकाव्य मतलब बहुत बड़ा काव्य। जैसे अगर राम भगवान के जन्म से लेकर के भगवान जब अपने परम धाम जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, वहां तक की जब कथा आप लोगे, चरित्र लोगे, तो पूरा महाकाव्य माना जाएगा, जैसे रामचरितमानस है। और यदि आप केवल ये बस लोगे कि भगवान राम जो है वो लंका गए, तो लंका कांड हो जाएगा भाई, तो वो फिर छोटा हिस्सा बन जाएगा। अब महाकाव्य में नायक प्रसिद्ध और महान होता है, जबकि खंड काव्य में नायक साधारण होता है।
महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही रस का वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में कथा वस्तु का आकार बड़ा होता है, जबकि खंड काव्य में कथा वस्तु का आकार सीमित होता है। जो पॉइंट नंबर 7 इसमें ये नहीं लिखा है, जबकि खंड काव्य में, तो खंड काव्य में आप लिख लेना, खंड काव्य में कथा वस्तु का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या, माफ कीजिएगा, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। पात्रों की संख्या यहाँ पे लिख लेना आप। अब देखो आप, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, तो आप कम से कम 3 जो है डिफरेंस लिख के आइए। अगर आपको 8 में से कोई 3 याद हो जाए वो अच्छी बात है, जो आपको अच्छी लगे। और अगर आप ये चाहेंगे सर आप ही बता दो, तो ठीक है, हम बता देते हैं आपको कौन कौन से जो है आप लिख सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है ये लिखना बेहद जरूरी है। इसके बाद 3rd नंबर का आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट नंबर 8 नंबर का आप लिख सकते हैं। तो पहला, 3rd और 8 यानी कि 8वां, 1 3 8, ये पॉइंट आप लिख दोगे, बहुत सही रहेगा आपके लिए और सरल भी पड़ेगा। अब पेपर में कई बार हो जाता है, ऐसा भी आ जाता है कि महाकाव्य क्या है, अंतर लिखने नहीं आएगा, तो कुछ उल्टा भी पूछ सकते वो आपसे कि महाकाव्य क्या है, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकार लिखो, उनके राइटर के भी नाम लिखो। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस नहीं आता कभी कभी। तो हमने आपको बहुत सारे महाकाव्य के नाम दिए हैं और उनके राइटर के भी नाम दिए हैं, तो आपको जो भी याद हो जाए आप लिख सकते हैं। जैसे महाकाव्य रामचरितमानस है, तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कामायनी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। पढ़ना आपको ये पूरे हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए तो फिर आपके लिए दिक्कत जा सकती है। इसी में से पूछेंगे वो आपको, इससे बाहर के नहीं पूछेंगे। जैसे कामायनी है, ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है ये महाकाव्य। सब महाकाव्य है, जो हमने आपको 13 दिए सब महाकाव्य है। साकेत जो है वो भी महाकाव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायज ने लिखा है, ये भी महाकाव्य है। भगत सिंह श्री कृष्ण शरण ने लिखा है। लोकायतन सुमंत्रानंदन पंत ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। कुरुक्षेत्र, जो जहाँ पर महाभारत हुई थी, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, रामधारी से दिनकर ने लिखा है। दिनकर इनका जो है टाइटल नाम है, और इनको ब्रैकेट से ही आप, इन्वर्टेड कामा से ही आप शुरू करेंगे और बंद करेंगे। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, और हरियोत इनका टाइटल नाम है, नाम से जाने जाते हैं। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, स्वर्ग में पाई जाती है, जिसका जो ये भी महाकाव्य है, जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामचंद्रिका आचार्य केशवदास जी ने लिखा है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। रामचरितमानस मतलब राम के जाने के बाद, रामचरितमानस कलयुग में लिखी गई है, जो तुलसीदास जी ने लिखी है। और रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, राम के आने के पहले। तो ये याद रखना, वाल्मीकि जो है वो, तुलसीदास जो है वो वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं। ये कभी कभी पूछ सकते हो आपसे। खंड, अब इसके बाद हम खंड काव्य की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई खंड काव्य किसे कहते हैं, और 2 खंड काव्य के नाम और उनके रचनाकार के नाम लिखिए। ठीक है, तो इतने सारे दिए हमने आपको, 10 दिए हैं, तो आप कोई भी आप 2 लिख सकते हो जो आपको याद हो जाए। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सुदामा चरित्र जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। इसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी है, वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ये सब खंड काव्य है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी। मिलन राम नरेश त्रिपाठी जी। अब आप कहोगे सर इतने सारे अलग अलग क्यों, एक ही बार में लिख देते, तो आप फिर समझ में नहीं आता आपको। पथिक स्वप्न मिलन फिर आप एक साथ समझते, जबकि अलग अलग रचनाएं हैं। पार्वती मंगल जानकी मंगल ये तुलसीदास जी ने लिखा है, पर ये खंड काव्य है। जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त। भस्मासुर नागार्जुन ने लिखा है। तो ये हो गए आपके खंड काव्य। मुझे आशा है कि आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे और नोट्स से जो है आप बना रहे होंगे। ये आप अभी से पढ़ाई कीजिए और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से आप एकदम 100% कीजिए। इससे बाहर की कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। 100% आपका काव्य का ये जो टॉपिक है, इसके बाद यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम मेहनत से आप सबके लिए बनाते हैं। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर क्या है? पाठ्य मुक्तक जो है वो पढ़े जाते हैं, जबकि गेय मुक्तक गाए जाते हैं। जबकि की जगह पे आप क्या कर सकते हो, हमने पहले भी आपसे पहले कहा था कि आप चाहो तो लेफ्ट राइट करके लिख सकते हो। पहले पाठ्य मुक्तक हेडिंग डालो और बगल में आप गेय मुक्तक हेडिंग डालो, तो दोनों में आप ऐसा ऐसा करके लिख सकते हो, अथवा जैसा आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप वैसा भी राइट कर सकते हैं। दोनों सही है, दोनों पैटर्न सही है और दोनों में नंबर मिलेंगे आपको। पाठ्य मुक्तक काव्य में भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है, जबकि गेय मुक्तक, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा। अब इतनी सारी जो है वो टाइपिंग सुधारते भी हैं, पता नहीं मन कहाँ भटक जाता है, फिर भी गलती निकल आती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, पाठ्य मुक्तक काव्य में भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है, जबकि गेय मुक्तक काव्य में लय और ताल का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गाया जाता है ऐसे। जब कोई गाता है ना भजन गीत आदि, तो उसमें ताल देखी जाती है, लय देखी जाती है, जो मतलब जो चाहे मन में वैसा थोड़ी गाओगे आप। पाठ्य मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो कवि जो हुए हैं बिहारी कवि और रहीम हुए हैं, जबकि गेय मुक्तक काव्य के कवि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, मेहनत देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका भी है हमारा भी है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर है तो भाई और लोगों से करवा दीजिए। और एक एक अच्छी कमेंट आप कर देना, नाइस लिख देना, या कुछ भी आपको जो मन हो। अच्छा लगा हुआ तो आप अच्छा लगा है ऐसा भी लिख सकते हैं। अ, हम आपके लिए भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब मेहनत करें और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू।